नया दामाद। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विवाह के बाद 3 महीनों के अंदर नया दामाद कश्यप ससुराल बराबर आता जाता रहा। सास गौरी के लिए उसका यह आना जाना सरदर्द बनकर रह गया। दशहरे पर जब दामाद आया तब उसने पकवानें खूब खाई और उनकी जी भरकर प्रशंसा भी की। उस समय उसकी प्रशंसा सुनकर गौरी खुशी से फूले न समाये। वह गाता जाता और अपने सास की प्रशंसा के पुल बांधते जाता। तुम्हारे दामाद तो रसगुल्ले पर मरते हैं माँ। उनकी नानी मरते तक रसगुल्ले बनाती ही रही और अपने पोते को खिलाती रही। जब तक वह जीवित रही हर दिन सोने के पहले भी वे रसगुल्ले अवश्य ही खाते। खाए बिना तुम्हारे दामाद सोते ही नहीं थे। बेटी कोमल ने कहा, पर क्या करूं बेटी, मैं तो सब पकवान बनाती हूँ परंतु रसगुल्ला बनाना मुझे नहीं आता। उनके लिए तो सुभद्रा पर निर्भर होना पड़ेगा। अपनी असमर्थता पर गौरी दुख प्रकट करती हुई बोली। बिटिया और दामाद जिस दिन निकल रहे थे उस दिन सुभद्रा से रसगुल्ले बनवाए और उन्हें देकर विदा किया। 3 दिनों के अंदर ही पूरे रसगुल्ले खाली कर दिए कश्यप ने। चौथे दिन ससुराल जाने गाड़ी ले आए हुए अपने पति से कोमला ने कहा, 3 दिनों के पहले ही तो दशहरे पर हम हो आए हैं। इतनी जल्दी हमारा जाना उचित नहीं होगा। अपने पति की इस जल्दबाजी पर आश्चर्य प्रकट करती हुई उसने कहा, बकवास बंद कर। आज आश्वयुज पूर्णिमा का दिन है। सुभद्रा से रसगुल्ले बनवा कर खाने पर ही आत्मा को शांति मिलेगी। कश्यप बहुत ही उतावला दिख रहा था। प्रथम पूर्णिमा, एकादशी, शिवरात्रि आदि का कोई ना कोई बहाना बनाकर विवाह होने के 3 महीनों के अंदर कश्यप ससुराल आया और सुभद्रा के हाथे बने रसगुल्ले खूब खाया। अपने यहाँ भी खाने के लिए काफ़ी मात्रा में ले भी गया। इस बार कश्यप शनि त्रयोदशी के बहाने अपने ससुराल पहुंचा। क्या इससे हमारा पिंड नहीं छूटेगा? जन्म भर अपने दामाद की पीड़ा से मुझे क्या पीड़ित होना होगा? अपने ही आप बड़बड़ा रही गौरी। दुकान बंद करके कोमला का पिता दोपहर को खाने आया और पत्नी से पूछा, बेटी और दामाद आज शाम को निकलने वाले हैं ना? रसगुल्ले बनवाने पर ही दामाद करके बाहर कदम रखेंगे। नौकरानी को आवश्यक सामग्री देकर सुभद्रा के पास भेजना है, तभी शाम तक वह तैयार करके बेच पाएगी। गौरी नाराज होती हुई बोली। रंगा राम सीता का कल्याण उत्सव देखने के लिए बहुत ही आतुर था। मैंने उसे जाने की अनुमति भी अभी दी थी। कोमला के पिता ने कहा, आप भी कमाल के आदमी हैं। ठीक समय पर आपने रंगा को भेज दिया। आप तो जानते ही हैं कि आपका दामाद रसगुल्ले के पीछे कितना पागल है। अगर रसगुल्ले नहीं दिए तो वह जाने का नाम भी नहीं लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस बला को कैसे टालूं। ना कहकर अपनी बेटी के दिल को भी दुखा नहीं सकती। देखते देखते उसके परिवार को बर्बाद नहीं कर सकती। किसी को भेजिए और रंगा को तुरंत बुलवा लीजिए, गौरी ने कहा। गौरी के पति ने एक आदमी को रंगा के पास भेजा। उसने रंगा से कहा, सुभद्रा से रसगुल्ले बनवाने हैं, इसलिए मालिक ने तुम्हें तुरंत आने को कहा है। यह सुनते ही रंगा घबरा गया। अपनी पत्नी से वादा कर चुका था कि किसी भी हालत में हम उत्सव देखने जाएंगे। रसगुल्लों की खबर कान में पड़ते ही उसकी पत्नी रूठ गई। फूल फेंक दिए और अभी अभी पहनी पहनी हुई नई साड़ी उतार दी। पुरानी साड़ी पहनकर दरवाजे के पास ही चटाई बिछाकर लेट गई। पर रंगा क्या रे क्या, अपने मालिक की बात टाले कैसे। वह घर से निकल पड़ा और मालिक के घर आया। गौरी ने आवश्यक सामग्री उसके सुपुर्द की और कहा, सावधान रहना, वहीं बैठो। जब तक सुभद्रा रसगुल्ले ना बनाए उस पर कड़ी निगरानी रखना। उसका विश्वास करके इधर उधर मत जाना। कहती हुई उसने उसे सावधान किया। रंगा सुभद्रा के घर गया तो देखा कि वहाँ बंधुओं की भीड़ लगी हुई थी। सुभद्रा ने रंगा से कहा, तुम्हारी मालकिन को हर हफ्ते रसगुल्ले बनाकर देती हूँ, पर क्या फ़ायदा, एक पूड़ी कौड़ी भी नहीं देती। मुझसे मुफ्त में मेहनत करवाती है। गांव से मेरी दीदी की संतान आई हुई है। आज मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। यह सुनकर रंगा बहुत ही निराश हो गया। सोचा, उत्सव में जाने का समय भी बीत गया। कल के लिए यह काम
स्थगित किया तो जाना ही असंभव हो जाएगा। कल ही नहीं, पत्नी को इस उत्सव में नहीं ले जाऊंगा तो पत्नी अवश्य ही रूठ कर मायके चली जाएगी। वह गहरी सोच में पड़ गया कि इन रसगुल्लों के मसले से कैसे निपटूं। तब अकस्मात उसके मस्तिष्क में एक उपाय सूझा। उसने सुभद्रा को अपने उपाय की झलक दी और कहा, इतने दिनों तक तुम रसगुल्ले बनाती रही, परंतु कोई फायदा नहीं। इस उपाय से तुम्हें मेहनत का भी फल मिलेगा, कुछ धन भी प्राप्त होगा। फिर रसगुल्ले बनाने की बेकार से तुम बच भी जाओगी। सुभद्रा ने खुशी से कहा, हाँ, ऐसा ही करेंगे। रंगा ने जब बता दिया कि रसगुल्ले आज तैयार नहीं हो सकते, तो कश्यप ने अपनी यात्रा अगले दिन के लिए रखा। पिछवाड़े में कुएं के पास आम का जो पेड़ था, वहां बैठा हुआ था कश्यप। रंगा ने उससे कहा, छोटे मालिक, सुभद्रा ने हमारे लिए रसगुल्ले बनाने से अस्वीकार कर दिया, किंतु अपनी दीदी के बच्चों के लिए उसने रसगुल्ले बनाए। उनको खाता हुआ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। उनका रंग देखकर ही मैं ताड़ गया कि रसगुल्ले बनाने में आज उसने अपनी कला दिखाई। देखने में ही जबकि वे इतने अद्भुत लग रहे हो, तो खाने में वह क्या कहना। यह आपका दुर्भाग्य है कि ऐसे रसगुल्ले वह आपके लिए तैयार नहीं करती। उसकी बातें सुनते ही कश्यप अपनी उंगलियों को चाटता रहा और बोला, तुमने जो कहा ठीक है, लेकिन उसके घर में जो रसगुल्ले बने हमें कैसे मिल पाएंगे। किसी भी हालत में मुझे वे रसगुल्ले चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि मैं रसगुल्लों पर कितना मरता हूँ। इन रसगुल्लों को खाने के बाद मैं अपनी सास से भी जिद करूँगा कि मुझे भी ऐसे ही मिठास से भरे रसगुल्ले चाहिए। अगर ऐसे रसगुल्ले नहीं मिले तो मैं अपनी पत्नी को यही छोड़ जाऊँगा। हम उनके घर जाएंगे। बच्चे खाए जा रहे हैं, इसलिए सुभद्रा ने उन रसगुल्लों को एक हांडी में डाल दिया और छिपा दिया। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। अंधेरे में वह हांडी ले आएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। रंगा ने उपाय बताया। यह कैसे संभव होगा? मैं नया दामाद भी हूँ, किसी एर गैर के घर जाना अनुचित होगा। कश्यप सकुचाते हुए बोला, रसगुल्ला ही तो है, इसके लिए आप क्यों इतना सकुचा रहे हैं? सुना है कि रसगुल्ले बनाने के लिए आपकी सास उसे पैसे नहीं देती। यह तो सुभद्रा के प्रति सरासर अन्याय है। कल जो रसगुल्ले बनाएगी उसके लिए कम से कम 25 रुपये दे तो उचित होगा। आप उस रकम को देने के बहाने वहाँ आ जाइए, बाकी मैं संभालूंगा। रंगा ने धीरज देते हुए कहा। कश्यप निकल तो पड़ा, लेकिन उसमें उत्साह नहीं था। उसके सुभद्रा के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। सुभद्रा अकेली घर में थी। आप और मेरे घर? मैंने तो कह दिया कि कल दे दूंगी। कश्यप को देखते ही सुभद्रा ने कहा, मालूम हुआ कि इतने दिनों से रसगुल्ले बना रही हो और उनसे पैसे नहीं दिए गए। ये 25 रुपये तुम्हें देने खुद आया हूँ। कहते हुए उसने सुभद्रा को रकम दी। इतने में रंगा ने कहा, सुभद्रा, तेरा पति तो मालूम नहीं कहाँ चला गया। मेरे साले ने 4 दिन पहले ही उसे शहर में देखा है। कहता है कि वह बहुत मोटा हो गया है और चेहरे में काफ़ी रौनक आ गई है। सुभद्रा ने अपनी सूरत ऐसी बना ली मानो दामाद के सामने उसके भागे हुए पति के बारे में बोलना उसे अच्छा नहीं लगा हो। वह रंगा को गली के दरवाजे के पास ले गई, मानो अकेले में कुछ कहना चाहती हो। जाने के पहले रंगा ने दामाद को आंखों से इशारा किया। एक पल की भी देरी किए बिना कश्यप रसोई घर में घुस गया। कश्यप ने हांडी में जो भी था निकाला और एक गठरी में बांध दिया। फिर भी उसने सोचा कि शायद कुछ बच गया हो। उसने उसमें हाथ डाला। रसगुल्लों का एक छोटा सा टुकड़ा भी वह छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जो हाथ में आया जल्दी जल्दी खाने लग गया। बस कश्यप का मुंह एकदम जल उठा। लाल चींटियां उसके चेहरे और उसके हाथों को काटने लगी, जैसे उसने सोचा कि उस हांडी में रसगुल्ले नहीं थे, बल्कि पशुओं के लिए गोली के आकार में बना कोई चारा था। उसका सारा चेहरा चींटियों के काटने के कारण सूज गया और लाल लाल भी हो गया। कश्यप धीरे से कराहते हुए सबकी आंखों से छिपकर पिछवाड़े की दीवार फांदकर बीच सड़क पर आया। रंगा वही खड़ा था, मानो वह उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। कश्यप के पास आकर बोला, क्या
हुआ छोटे मालिक, सुभद्रा से बिना कोई बात कहे दीवार को फाद कर चले आना क्या ठीक है? क्या यह आपकी मर्यादा के विरुद्ध नहीं? नाराजगी का नाटक करते हुए उसने कहा। कश्यप बोला धीरे धीरे, चिल्लाओ मत रंगा, घर पहुंचने पर सब कुछ बताऊंगा, परंतु यह राज राज ही रहने दे। ले पहले ये 10 रुपए ले। उसने रंगा को पैसे दिए। रंगा पहुंचने के आधे घंटे के बाद कश्यप गौरी से बोला, सास जी, आजकल मीठा मुझे अच्छा नहीं लगता। सवेरे जो मिठाई आपने खिलाई उससे मेरा चेहरा भी सूज गया है। मैंने कसम खाई है कि आगे कभी भी मीठा नहीं खाऊंगा। मैं सवेरे ही चला जाऊंगा, आपकी बेटी को भी लेकर अपने गांव चला जाऊंगा। दामाद की बातों से रंगा और गौरी दोनों बहुत ही खुश हुए, लेकिन बेचारी गौरी को क्या मालूम था कि पर्दे के पीछे रंगा से खेले हुए नाटक का यह परिणाम है।